नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट वन। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। आज सुबह से लेकर दोपहर तक की तमाम बड़ी प्राइम हेडलाइंस पर एक एक करके विस्तार से नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। यूपी के चंदौसी जिले का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि वहां पर अचानक शिवलिंग प्रकट हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में शिवलिंग प्रकट हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि जमीन से स्वतः शिवलिंग प्रकट हुए हैं। अब पूरे इलाके के जो लोग हैं, आसपासी ग्रामीण स्थान पर पहुंच रहे हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। तो संभल के रजपुरा थाना के मकसूदनपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं। और उसके बाद देखते ही देखते जैसे ही खबर सामने आई, आग की तरह फैली, लोग एकजुट होने शुरू हुए, भजन कीर्तन हो रहा है। जो शिवलिंग जमीन से निकले हैं बाहर, वहां पर अब आप तस्वीरें देखिए, लोगों का नाचना गाना शुरू हो चुका है और लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। उल्लास की तरह से मनाया जा रहा है, हर हर महादेव के नारों के साथ। तस्वीरें देखिए और आवाज सुनिए आप। कोई लोगों का तांता लग गया। अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नाचना गाना। अब आप देखी थी तस्वीरें। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव के नारों के साथ एक बार फिर से संभल का ये इलाका गूंजता नजर आ रहा है। संभल के रजपुरा थाने के मकसूदनपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर अचानक से काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के दौरान ये शिवलिंग प्रकट हुए। अब शिवलिंग जैसे ही प्रकट हुए, लोगों का जमावड़ा हो गया। कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से, उसके बाद ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संभल में शिवलिंग प्रकट हुए हैं, जमीन से ये शिवलिंग बाहर निकला है। शिवलिंग रजपुरा के मकसूदनपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर महावा नदी के निकट खेत में शिवलिंग प्रकट हुए। अब रात में ज्वाला के रूप में आग निकल रही थी और जैसे ही और तफ्तीश की गई तो वहां पर शिवलिंग पाए गए। सुबह लोगों ने देखा तो शिवलिंग के साथ पानी निकल रहा था। ग्रामीण पूजा अर्चना करने के लिए नदी किनारे पहुंचने लगे। ग्रामीणों ने जलाभिषेक किया है, दूधाभिषेक किया है, पुष्प चढ़ाए हैं, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। मंजीरे, ढोल नगाड़ों के साथ हर्षोल्लास के तहत आज के दिन को मनाया जा रहा है। लगातार लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है, आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। टेम्परेरी, अब आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से छत बनाई जा रही है घास फूस के माध्यम से। लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, जिससे उनको मिल रहा है उससे वो स्थान पर पहुंच रहे हैं। और सबके अंदर एक ही ख्वाब है कि इससे पहले कि यहां पर पुलिस का पहरा लग जाए और मामला थोड़ा पेचीदा हो जाए, लोग पहुंच रहे हैं गाने गाजे बाजे के साथ, ढोल मंजीरे, महिलाएं नृत्य करती हुई, शिव को अर्पित गीत गाती हुई, लोग हाथ उठाकर जय जय का नारा लगा रहे हैं और लोगों का जमावड़ा आप देखिए इस तरह से। सीधे संभल का रुख कर रहे विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? संभल जिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिस तरह से मकसूदनपुर गांव में शिवलिंग प्रकट हुए हैं। बिल्कुल कुणाल, एक बहुत ही दिलचस्प है और अगर कहें हिंदू धर्म के लिए कहें, सनातन धर्म के लिए कहें, तो एक बहुत बड़ी आस्था का रूप में शिवलिंग जो है यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और यहाँ की जो आस्था है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से पूरी तरह से आस्था में जो श्रद्धालु हैं वो डूबे हुए। जिसको जहाँ से पता लग रहा है, चाहे वो खेत में हो, खलियान में हो, घर में हो या कहीं हो, वहीं से सीधा रुख वो इस शिवलिंग स्थल का कर रहा है और यहाँ पर पहुंच रहा है। और मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय लेखपाल पहुंचे हैं वहां पर और अधिकारी भी वहां पर रुक कर रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन क्षेत्र की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होने का दावा कर रहे हैं।
स्थानीय ग्रामीण भी ये कह रहे हैं कि जो भोलेनाथ है, माह का महीना चल रहा है, ऐसे में शंकर जी का दर्शन देना एक बहुत बड़ी आस्था का मामला है और बहुत बड़े दर्शन माने जा रहे हैं अब शिवलिंग के। और यहाँ पर विजेंद्र, ग्रामीणों की तरफ से क्या जानकारी मिली, कैसे उन्हें पता चला? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है महावा नदी है, उसके पास से पानी का रिसाव, आग आग देखी गई, फिर पानी का रिसाव देखा गया, फिर लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर उनको शिवलिंग नजर आए और देखते ही देखते हर किसी के लिए चर्चा का केंद्र बना। क्या कुछ ग्रामीणों की तरफ से एग्जैक्ट सूचना निकल कर आ रही है? बिल्कुल कुणाल, यहाँ पर काम चल रहा था और मैं आपको बता दूं, महावा नदी पर प्रशासन ने भी बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया है इसको पुनर्जीवित करने के लिए, इसमें पानी छोड़ने के लिए, क्योंकि महावा नदी में पानी कई बीते वर्षों से दशकों बीत गए, यहाँ पर पानी नहीं है इसमें। और इसके लिए यहाँ के तत्कालीन उपजिलाधिकारी हुआ करते थे, जो इस समय इलाहाबाद प्रयागराज में नगर आयुक्त थे, दीपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पर वो जिलाधिकारी थे और उन्होंने इस समय इसकी खुदाई के दौरान इसका काम किया था। ये महावा नदी है और महावा नदी ये जो है अमरोहा से गुजरती हुई और बदायूं की ओर जाती है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इसको लेकर के इसी का किनारा है, यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ से कुछ पहले धुआं दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ से ऐसा लगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जब लोग वहां पर पहुंचे, इस चीज की चर्चा हुई, तो ये बात पूरी तरह से आग की तरफ फैल गई और वहां जाके देखा तो वहां शिवलिंग और जल का रिसाव हो रहा था। वहां पर इतने में ही जो पूरी जो शिवलिंग थी और जो धुआं था वो आस्था में तब्दील हुआ और लोगों ने वहां का रुख किया। ट्रैक्टर, ट्राली और बैलगाड़ी से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पैदल वहां पर पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी एक आस्था के रूप में वहां पर इस समय भजन कीर्तन हो रहा है और लगातार इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हालांकि जो ग्रामीण है वो मंदिर बनाने की मांग यहाँ पर सरकार से कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रामीणों में कितना उत्सुकता का माहौल है? हम आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, महिलाएं वहां पर धूपबत्ती लगा रही हैं, पुष्प चढ़ा रही हैं, कई महिलाएं ढोल मजीरों के साथ नृत्य कर रही हैं। उनके लिए तो मानो त्योहार जैसा आज का ही दिन है। किस तरह की भावनाएं वहां पर लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं और लोग किस तरह से एकत्रित हो रहे हैं? कई तस्वीरें तो ऐसी है कि जहां पर वो टेम्परेरी शेड लगा रहे हैं ताकि वहां पर वो रुक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल कुलाल, यहाँ पर जो है एक तरह से आस्था का केंद्र और इसलिए बन जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो स्थान है, यहाँ से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी गंगा है, वो यहाँ बह रही हैं और संभल को वैसे ही तीर्थ नगरी पूरी तरह से सरकार जो दावा कर चुकी है कि तीर्थ नगरी बनाया जाएगा, तो शायद इसी को देखते हुए भोलेनाथ भी अब फिर से यहाँ प्रकट हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी कई मंदिर संभल में स्थापित है, कई शिवलिंग यहाँ पर है, कई प्रख्यात मंदिर हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं जो फूस है जो लेकर के और झाऊ लेकर के किनारे से काट करके लोग वहां पर टेम्परेरी वहां पर एक झोंपड़ी टाइप बना रहे हैं और वहां पर उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं जो शिवलिंग है। और महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं, माह का महीना है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। और जोश की अगर बात करें तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है वो झूम रहे हैं, महिलाएं नृत्य कर रही हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ की अपनी स्थानीय भाषा में लोकगीतों का और जो धार्मिक गीत है विजेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल, फिर उसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। अब ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार से उन्हें उम्मीद है कि वो व्यवस्थाएं दें यहाँ पर ताकि वो यहाँ पर रुक जाएं और जो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी वो सुरक्षा कर पाए ताकि कोई असामाजिक तत्व इस इलाके को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। कुनाल, जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, सबका ये मानना है कि पहले तो स्थानीय लोग जो है वो चंदा एकत्रित कर यहाँ पर जो भी सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे, लेकिन उनकी मांग ये भी है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और अधिकारी जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो भी ध्यान दें, यहाँ पर किसी न किसी तरह से एक मंदिर खड़ा किया जा सके। वो सहयोग की मांग कर रहे हैं और सरकार से सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर पूरी तरह से मंदिर को बड़े अच्छे रूप में विकसित किया जा सके, लेकिन स्थानीय लोग जन सहयोग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र, हमारे साथ संभल से सीधे लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने एक बार फिर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चंदौसी जिला का संभल अपने आप में फिर सुर्खियों में आ गया है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं उसके बाद अब किस तरह से वहां पर लगातार आस्था का जनसैलाब बह रहा है। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो रही है, जिसमें एग्जिट पोल में दिल्ली में 28 साल बाद ही सही बीजेपी की सत्ता वापसी के संकेत सामने आ रहे हैं। 11 में से
9 में दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापसी के संकेत निकलकर सामने आए हैं, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के संकेत मिले हैं, जबकि कांग्रेस 0 से 3 सीटों के बीच फ्लक्चुएट करती हुई 11 के 11 एग्जिट पोल में सामने आ रही है। तमाम जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, चाहे वो पल्स इनसाइट हो, चाहे वो पीपल्स पल्स हो, तस्वीरें बदल दीजिए एक बार जरा, चाहे वो चाणक्य स्ट्रैटेजी हो, मैट्रिक्स हो, चाहे वो मैजिक ट्रिक हो, ये तमाम ये जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उन सभी में बीजेपी एज पर नजर आ रही है, एक कदम आगे नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार के संकेत दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 0 से 3 के बीच इधर से उधर जाती नजर आ रही है, जबकि नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते और एग्जिट पोल पर टिप्पणी करने से ज्यादा बेहतर है कि वो सीधे 8 तारीख को असल स्थिति पर बोलते हुए नजर आएंगे। जबकि आम आदमी पार्टी भी लगातार फिलहाल 8 तारीख के इंतजार की बात कर रही है। इन एग्जिट पोल में सामने आए आंकड़ों के बाद बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार बीजेपी नेता कह रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वीरेंद्र सचदेवा, कि यही नतीजों में तब्दील होंगे। उन्हें जनता पर भरोसा है कि 10 साल की एंटी इनकमेंसी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की कुशासन के खिलाफ जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। जबकि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीदें हैं कि 10 साल में लगातार जनहितैषी जो योजनाएं आम जनता के लिए लाई गई, जिसमें हर घर नल, हर घर जल, साथ ही अन्य चीजें आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रही। रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। ये जो तमाम एग्जिट पोल हैं, 11 के 11 एग्जिट पोल, उनमें से 9 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, ऐसे संकेत हैं, और 2 ऐसे हैं जो कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में काबिज होने जा रही है, और कांग्रेस 0 से 3 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है। किस तरह से आप देखते हैं? आपने देखा पिछले काफी समय से लोकसभा चुनावों से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब उसमें भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पूरी तरह से फेलियर साबित हुए थे। क्योंकि मुझे लगता है हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी एग्जिट पोल का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा एंटी इनकम्बेंसी के माहौल से गुजरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के फॉर्म भरे थे और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने ग्राउंड जीरो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा था, और लगातार जिस प्रकार से मैसेज आ रहे थे, तो ऐसे में कांटे की टक्कर थी, बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर थी। और बीजेपी में भी कुछ खामियां रही इस बार की। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स लास्ट में डिक्लेयर किए, उन्होंने 2500 की जो अनाउंसमेंट की वो काफी लेट में की, और उसके अलावा भी उनके कई कार्यकर्ताओं का जो चयन किया गया वो स्थानीय लोगों ने किया। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन इतना आता है क्योंकि जो जनता कह रही है, जो जनता जनार्दन कह रही है, जो जनता के बीच से आवाज उठकर आ रही है कि अगर भाजपा 30+ भी आ जाती है तो भी वो कहीं ना कहीं सरकार बना लेगी। मतलब इतना लोगों को विश्वास है कि लोगों का कहना है कि अमित शाह जी ऐसा कुछ कर देंगे कि अगर 30+ भी हो गए तो ये सरकार में आ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? ठीक है, अब इन तमाम चीजों के बीच आप सर, नो डाउट आप एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर सकते तो टोटली उसे खारिज भी नहीं कर सकते। लगातार अलग अलग एजेंसियां उन जनता से मतदान के दौरान, मतदान से ठीक पहले संवाद करती हैं और उसके बाद उनकी मन की मनोदशा को समझने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में अगर ये आंकड़े तब्दील होते हैं एग्जिट पोल में, तो क्या कारण है जो बीजेपी इतनी एज पर नजर आ रही है? प्रचंड बहुमत नहीं है लेकिन पूर्ण बहुमत नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 साल से प्रचंड बहुमत से सत्ता में थी, वो अब वो आंकड़ा भी नहीं हासिल कर पा रही है। जी कुणाल जी, यह बात तो बिल्कुल सही है कि इस बार जो माहौल था वो केजरीवाल के खिलाफ था, और लेकिन जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट पर उन्होंने लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं करी, उसका फायदा कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक विश्वास जरूर देखने में मिला था कि उनको केजरीवाल पे इस बात का भरोसा था कि फ्री बिजली, फ्री पानी हमें मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में हमें 2100 रुपये महीना मिलेगा। और ये योजना कई राज्यों में कामयाब सिद्ध हो चुकी है पहले भी।
लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि इस बार का वोटर बड़ा साइलेंट था और कंफ्यूज था। ये दोनों बातें देखने को मिली, कहीं भी इस प्रकार की कोई खबर नहीं थी कि जो आम जो वोटर्स है वो किस तरफ जा रहा है। कोई ऐसी लहर नहीं थी किसी भी पार्टी की, ना बीजेपी की ना आम आदमी पार्टी की, हर जगह कांटे की टक्कर थी। और एक बात और बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो बड़े नेता है उनका जीतना बहुत जरूरी है, चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की, चाहे आतिशी जी की। ये 3 सीटें आम आदमी पार्टी को निकालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन सारी सीटों पर दाव लगता है और ये तीनों सीटों में से अगर 2 सीटें भी हार जाते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर बहुमत के साथ भी आ जाती है तब भी उसका लंबा चलना मुश्किल होगा, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक बीजेपी ठीक है। सेंधमारी कर सकती है। कांग्रेस आप किस तरह से देख रहे हैं? किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस 3 से ज्यादा नंबर हासिल नहीं कर पा रही, हर जगह या फिर 0 दिखाया जा रहा है या फिर 3 दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस की यह स्थिति कि पिछले 5 चुनाव जो दिल्ली से संबंधित रहे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कांग्रेस 0 पर रही, और यहां पर भी अब ये जो छठा चुनाव है इसमें भी कांग्रेस 0 या 1 2 3। कांग्रेस में ज्यादातर टिकटें भी उन्हीं लोगों को दी गई है जो कहीं ना कहीं बीजेपी या आम आदमी पार्टी से टूट कर गए। तो और खासकर इस बार कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं दिखा, जितना भी जनाधार था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को यह समझाने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरफा जो है कहीं ना कहीं वोट कई जगह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दलित वोट बैंक भी इस बार आप और बीजेपी बराबर दोनों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार मुझे नहीं लगा कि पहले से बेहतर हुआ कुछ, और 3 सीटें भी मैं समझता हूं ज्यादा बताई जा रही है। और खासकर एक बात और बता दूं कि कई सीटों पर हो सकता है कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो जाए। मतलब इतने हालात अभी खराब हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है, और जितना भी वोट बैंक है वो चलिए, कांग्रेस अब ये का देखना बेहद वो खास आज होगा कि ये कन्वर्ट हो चुका तमाम है। नंबर एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में कैसे तब्दील होते हैं, होते भी या नहीं होते हैं, या दूर रह जाते हैं, इसके लिए 8 तारीख का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना नजरिया रखने के लिए। कि इसी के बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली खबर अमेरिका से वापस लौट रहे अवैध प्रवासियों से जुड़ी हुई है, जहां पर अमेरिका ने 104 भारतीयों को वापस स्वदेश लौट दिया है। भारतीयों की वापसी पर सियासत तेज हो चुकी है। भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में आज जमकर हंगामा देखा गया। विपक्ष में सदन के अंदर चर्चा की मांग उठी, विपक्ष ने मांग की है। हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। लगातार विपक्ष मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है कि सरकार क्या कर रही है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर डिपोर्टेशन के मुद्दे पर सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब देंगे। और अभी इसी बीच कुछ खबर आई थी जहां पर संसद भवन के परिसर में ही पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच अमेरिका से लौट रहे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। जबकि लोकसभा स्पीकर ने जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तब ओम बिरला ने साफ स्पष्ट कहा कि मामला केंद्र सरकार के संज्ञान में है, केंद्र सरकार गंभीर है और विदेश मंत्री इस पर बहुत जल्द बयान देंगे। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से हंगामा, उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। बीती 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर साइन कर दिए। इस पर अमल करते हुए अमेरिकी प्रशासन ने C-17 सैन्य विमान से 104 भारतीय लोगों के एक समूह को अमेरिका से वापस भेजा। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि फ्लाइट दोपहर 1:55 पर लैंड हुई। बजट सत्र के 5वें दिन अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, मामला गरमाया। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए और ओम बिरला ने कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है। तमाम जानकारियां किस तरह से अमेरिका से जो भारतीय प्रवासी हैं उन्हें वापस पहुंचाया जा रहा है अवैध। 3 महाराष्ट्र के हैं, 3 उत्तर प्रदेश, 2 चंडीगढ़, 33 गुजरात, 33 हरियाणा। भारतीयों की वापसी पर सदन में भी हंगामा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले 12 बजे, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
इधर लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों के बाहर निकाले जाने पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया है। टैगोर ने कहा कि 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने पर पूरा देश हैरान है। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सरकार इस पर चुप क्यों है। The Honorable External Affairs Minister will be making a statement during course of the day, and looking to the situation, I will allow members to briefly intervene. Is that fine, Honorable Minister? And the External Affairs, Parliamentary Affairs Minister had so agreed. Considering the importance of the matter, the Foreign Minister has already agreed and made a request to you that he will make a statement at 2 p.m. and all the honorable members also desire that. But about the intervention and queries, it has to be as per the convention, and I leave it to the chair. तो सुना आपने किस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता नौरतन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में कमालुद्दीन रजा जी भी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन नौरतन गुप्ता जी, पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि आपकी विदेश नीति पर एक सवाल उठ रहा है। इतनी सारी भारी तादाद में अवैध भारतीय प्रवासियों को इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के साथ साथ अमेरिकी गवर्नमेंट से संवाद करने में पीछे हट रही है। यह एलिगेशन है विपक्ष का। कृष्ण जी, जिस प्रकार अभी आपने बताया सरकार का विषय जो आपने रखा, ये आप एक बहुत गंभीर विषय है। आप एक बात बताइए, उनका आर्थिक निजी मामला है कि कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल तरीके से किसी भी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अगर अपनी घुसपैठ करता है तो उस सरकार का आंतरिक मामला होता है। निश्चित इसके ऊपर में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी पार्लियामेंट में और राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर में 2 बजे अपना एक प्रस्ताव रखेंगे। 2 बजे उसके बारे में अपना उनका वक्तव्य रहेगा। उसके ऊपर पार्टी का क्या आगे का निर्णय भूमिका रहती है उसके ऊपर निश्चित विचार किया जाएगा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो हर छोटी बातों पर हर बातों के ऊपर एक सियासी मामला, उनको एक बहाना चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि हमारे देश की किस प्रकार बेइज्जती हो, किस प्रकार हमारे जो आंतरिक मामले हैं वो दुनिया देखे और दुनिया उनके ऊपर हंसे। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि भाई भारत विश्व गुरु है। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि विश्व गुरु जिस देश को कहा जाता है वहां के लोगों को हथकड़ियां बांधकर, बेड़ियां डालकर उनके देश में वापस भेजा जा रहा है। मैं एक छोटी सी ये चीज जानना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं कि बेड़ियां, किसने हथकड़ी डाली, किसने बेड़ियां डाली, ये सब कहने वाली बेबुनियादी बातें हैं। अगर ये उस अमेरिका का एक आंतरिक मामला है, उसकी सुरक्षा का आंतरिक मामला है, अगर वहां पर कोई इलीगल तरीके से घुसपैठ करेगा, हमारे भारत में भी कोई इलीगल तरीके से घुसपैठ करेगा, चाहे वो रोहिंग्या का मामला हो, चाहे वो बांग्लादेशियों का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तानियों का मामला हो, निश्चित हमारा देश भी उसके ऊपर कार्रवाई करता है। अगर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करी तो इस पर कोई इतना गंभीर विषय वाली बात नहीं है। तो उनका आंतरिक सुरक्षा का मामला है। महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि ऐसा व्यवहार कैसे कोई इंसानों के साथ कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी इतने ही गहरे दोस्त थे तो मोदी जी ने ऐसे कैसे होने दिया कि भारतीयों को इस स्थिति में लाकर डिपोर्ट किया जा रहा है। संवाद करके मामले का हल निकाला जा सकता था। देखिए, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया गोस्वामी जी, ये अमेरिका का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। उन्होंने जिस प्रकार किसी के पास अगर पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, या कोई जो पहले कबूतरबाजी कांग्रेस के समय पर चला करती थी, आपने भी देखा होगा कि दलेर मेहंदी जैसे पंजाब के पॉप गायक अपने साथ कबूतरबाजी के मामले में लोगों को लेकर जाते थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं यही चीज पूछना चाहता हूं कि उस समय भी कई बार ऐसे भेजा गया। आप बताइए, तब की तत्कालीन सरकारों ने उसके ऊपर कोई अपनी जानकारी नहीं दी। आप खुद बताइए कि आपने भी उस समय कबूतरबाजी के मामले खूब सुने होंगे कि कबूतरबाजी के मामले चल रहे हैं, यहाँ से अपने गाने बजाने की टीम में लेकर के। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है? नवरत्न जी, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा अपना प्रश्न दोहराएंगे? तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है या सपा की तरफ से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत दुरुस्त कहा कि मामला इलीगल इंटरवेंशन से जुड़ा हुआ है। आप अवैध तरीके से उस देश में पहुंचे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से वो हर कदम उठाएंगे।
गोस्वामी जी, मैंने अभी आपको यही बताया ना कि किसी भी देश का ये आंतरिक मामला होता है, उसकी आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है। और रही बात सपा सुप्रीमो या फिर कांग्रेस की, इनको बहाना चाहिए, इनको सिर्फ अपनी टीआरपी पानी है। इनके पास अभी कोई मुद्दे रह नहीं गए। इनको लोकसभा के अंदर में मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता, इनको देश के अंदर में मोदी जी का रजा जी काम, हमारे मोदी साथ जी जुड़ के रहे हैं। नाम से इनको सर, तकलीफ ज्यादा लगातार है। उठ रहा है सवाल कि कांग्रेस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका ही क्या, अगर हमारे भी देश में अवैध अगर बांग्लादेशी आ जाए, रोहिंग्या आ जाए, तो हम भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे, उनको डिपोर्ट करके उनके देश में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बड़ी बात क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, और आपके सभी दर्शकों को मेरा जो है नमस्कार। कुणाल जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर जो इतने बेशर्मी से ऊपर से बोल रहे हैं। आप सोचे कि हमारे देश के जो है प्रवासी को जिस तरह से जो है, या मान ले के जिसे कह ले कि जो डोंकी के या अवैध तरीके से जो है दूसरे देश में 2 रुपया कमाने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? हर साल जो है हमारे देश के युवा जो है विवश क्यों है आखिर जो है कि अपने देश को छोड़कर जो है दूसरे देश में 2 रुपया कमाने के लिए जा रहे हैं? ये भी तो सरकार की विफलता है। और आखिर क्या कारण है कि आप सोच के देखें कि वो भी कोई मतलब आम विमान तो है नहीं। वो जब लैंडिंग कराया गया तो लैंडिंग होता है वो एयरफोर्स का विमान होता है। ये शर्म की बात है। आप दूसरे देश को देख ले, जो है दूसरे देश के का जब ये हुआ तो वो अपने फ्लाइट से मंगाए। यूक्रेन, आप जो है कनाडा के समय भी यूक्रेन और इसका जब युद्ध हो रहा था उस समय भी देखे होंगे कि इनका यही हाल था। जब जो विपक्ष का जो है दबाव बनाया गया तब जाके इनका जो है ऑपरेशन गंगा चला था, नहीं तो उस समय भी ये नहीं उठे थे। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो है देश को उस दहाने पर और विदेश नीति पे ये सवाल खड़ा उठता है कि आपने किस तरह का ये विदेश नीति जो है मतलब बनाया है, जिस अगली पंक्ति में जो है बीजेपी कह रही है कि कोई इंसान इलीगल तौर पर गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी अन्य देश में चला जाए तो इसमें विदेश नीति कहां से आ गई? सर, सवालों के कटघरे में किसी इंसान का निजी जो जुर्म है उसे आप सरकार पर कैसे मर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो है इस चीज को आप भी जो है बेहतर जो है समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर नौरतन जी कह रहे हैं कि ये कई इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो आपके कार्यकाल में भी डिपोर्ट हो गए थे। नहीं, ठीक है, रजा साहब बीजेपी कह रही है इनमें से कई लोग ऐसे डिपोर्ट किए गए हैं जो आपके कार्यकाल में गए थे। तो ऐसे में तो फिर आप भी सवाल कटघरे में खड़े हुए, आपकी विदेश नीति भी सवाल कटघरे में खड़े हो जाएगी। मेरा कहना है, बस ये कहना है कि जब एक समय भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछा जाता है कि डोंकी के रास्ते अवैध तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है जा रहे हैं दूसरे देश में 2 रुपया जो कमाने के चक्कर में, अपने घर को चलाने के चक्कर में, अपने जान को जोखिम में डालकर, उस समय तो ये निकम्मी सरकार इनकार करती है। उस समय 2 बजे तक का वक्त है, 2 बजे विदेश मंत्री एस सदन में बोलने वाले हैं। लिहाजा देखने सरकार का चयन वो कैसे। बहुत शुक्रिया नौरतन गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया कमालुद्दीन रजा साहब हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। सीधे रुख करते हैं पौड़ी गढ़वाल की तरफ। मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस किसान मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कुलपति जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
सचिव जनरल विपिन रावत मेमोरियल फाउंडेशन श्री मंजीत सिंह नेगी जी, प्राचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण और यमकेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहाँ पर लगभग 3.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहाँ पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे से गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके
केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन बान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मनजीत सिंह नेगी जी को और उनके पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के लिए नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहाँ की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में, और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहाँ पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण, और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध
ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो, या डेंगू कोई बीमारी, डेंगू आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहाँ किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहाँ पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ पर जो भी चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं, इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। निदेशक योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर किसान मेले का उद्घाटन समारोह चल रहा था, जिसमें मुख्य रूप से विशेष अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। साथ ही साथ लोगों को बताया कि किसान मेले के माध्यम से किस तरह से खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग यहां पर उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और इस किसान मेले के सफल आयोजन के लिए उन्होंने धामी सरकार को धन्यवाद भी दिया। और वहां पर न्यूज़ 81 में बस वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही खबरें आगे जारी हैं।